नमस्कार, स्वागत है आपका मैजिकल स्टडी चैनल पर। आज हम यूजीसी नेट पेपर 2 विषय हिंदी से संबंधित रीतिकाल टॉपिक का भाग 2 लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे रीतकाल की प्रवृत्तियां और रीतकाल की परिस्थितियां और कवियों का आचार्यत्व। तो ये सभी आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम इसी टॉपिक पर एक और वीडियो बना चुके हैं, तो अगर आपने अभी तक क्लास ज्वाइन नहीं की है तो प्लेलिस्ट में जाके एक बार जरूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। रीतकाल की प्रवृत्तियां। तो रीतकाल अगर समझने से पहले हमें समझना होगा कि रीतकाल नाम जो है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है और जिसे पहले उत्तर मध्यकाल कहा जाता रहा है। और ये संवत 1700 से 1900 विक्रमी तक के 200 वर्ष के दीर्घ अंतराल तक ये फैली जो कालावधि है उसको रीतकालीन साहित्य कहा जाता है, क्योंकि इसमें रीत तत्व की प्रमुखता रही है। अगर हम तुलना करें भक्ति काल के जो कवि थे, भक्ति काल की रचनाएं थी, तो उनमें भाव पक्ष पर विशेष बल देते थे, लेकिन रीत काल के कवि कला पक्ष पर अधिक महत्व प्रकट करते थे। तो अगर इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि चमत्कार प्रदर्शन की ओर इनकी प्रवृत्ति विशेष रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। रीत काल की परिस्थितियां। तो ये यहाँ पे प्लेलिस्ट के लिंक है, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो अगर आपको कोई पुरानी वीडियो देखनी है तो आप यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों से ही संबंधित हैं। तो रीतकालीन काव्य की प्रमुखता और विशेषता डिस्कस करने से पहले हमें समझना होगा, सुबह वैसे तो ये सब डिस्कस कर चुके हैं कि रीत शब्द क्या है, रीतकाल का अभिप्राय क्या है, लेकिन शॉर्ट में देख लेते हैं। तो इसमें इस काल की जो विशेषता रही है, इसमें कवि जो थे वो राजाओं के दरबार में रहते थे, तो इसलिए वो रसिकतापूर्ण उसका चित्रण करना या फिर पांडित्य का प्रदर्शन करना या फिर कहें अलंकार के प्रयोग से जो चमत्कार पैदा कर देते अपनी रचनाओं में, तो एक सहज और स्वाभाविक प्रवृत्ति थी उस समय की। तो विलासतापूर्ण जो कविताएं थी वो अपने राजाओं को लुभाने के लिए वो लिखा करते थे और अलंकार कौशल से वो चमत्कार एक प्रदर्शन करके अपने आप को उच्चतम दिखाने का प्रयास करते थे अभी अपने आश्रयदाताओं के समक्ष, अपने राजाओं के समक्ष। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो उत्तर मध्य काल को नाम दिया है वो रीतकाल दिया है। ये भी विद्वानों में काफी चर्चा का विषय रहा है। तो कुछ ने श्रृंगार काल कहा, कला काल कहा, अलंकृत काल कहा। तो बाद में जो सबसे सटीक माना गया, जो रीत तत्व का निरूपण इसमें अधिक होने की वजह से इसे रीत काल कहना अधिक उचित समझा गया। तो इसीलिए इसका नाम रीतकाल रखा गया था। तो शुरू करते हैं। रीतकालीन काव्य की कुछ प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी। तो पहली विशेषता है कि श्रृंगार की प्रमुखता। तो इसमें श्रृंगारिक भावों से युक्त पदों की रचना रीतकालीन साहित्य की महत्वपूर्ण विशेषता है और रीतकाल के दरबारी परिवेश व विलासता के कारण तत्कालीन कवियों ने रसों में मात्र श्रृंगार रस को ही प्रश्रय दिया है और श्रृंगार के स्थूल स्वरूप को प्रकट किया है। तो ये जो उस समय श्रृंगार की प्रधानता रहती थी, जो कवि जो होते थे वो नक्सिक वर्णन को या फिर कहें कवियों ने नायिका भेद पर जो रचनाएं लिखी हैं या ऋतु वर्णन किया है, तो ये सब उस समय की कुछ विशेषताएं रही हैं। उन्होंने इन सभी के माध्यम से श्रृंगार का प्रतिपादन किया है। तो श्रृंगार का जो मूल रूप से 2 भागों में व्यक्त किया गया है, संयोग और वियोग, तो इन दोनों ही पक्षों का चित्रण करने में रीतकालीन कवियों ने अपनी पूरी तल्लीनता से इसका परिचय दिया है। पूरा उन्होंने अपने जो उनकी रचनाएं थी इनमें दोनों ही आपको मिल जाएंगे। दोनों ही श्रृंगार के जो दोनों मूल हैं, मूल रूप, संयोग और वियोग, दोनों ही आपको वहां पे मिल जाते हैं इनकी रचनाओं में। तो अगर इस संबंध में अगर हम ये देखें कि जो रचनाएं थी तो वो श्रृंगार रस में की वर्णन में रीतकालीन कवि स्वाभाविकता का ध्यान नहीं रख पाते थे और वो संयोग से के सफल वर्णन के लिए अनुभव की नहीं बल्कि कल्पना की अपेक्षा करते थे। तो वो इस तरह से, क्योंकि संयोग वर्णन में तो अनुभव की सत्यता या अश्लीलता जो थी वो एकदम उन्होंने उत्पन्न कर दी है। अगर हम उनकी रचनाएं पढ़ते हैं, देखते हैं, तो उन्होंने जो एक वर्णन किया है वो कुछ अतिशयोक्त टाइप से हो गया है। उन्होंने कल्पनाशीलता जो अधिक अपनाई है और वियोग वर्णन में भी कल्पना अस्वाभाविक रूप से उत्पन्न की है।
तो यही कारण है कि इस काल के जो कवि जो थे वो स्वाभाविक और मार्मिक श्रृंगार वर्णन कम ही कर पाए हैं। तो जैसे घनानंद जैसे जो रीत मुक्त कवि का अगर हम बात करें तो उनका वियोग वर्णन जरूर बहुत अच्छा है और अनुभूतपूर्ण है। तो बिहारी का एक श्रृंगार रस प्रधान एक दोहा डिस्कस कर लेते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, और सौह करे भौहन भौहन हंसे, और देन कहे नट जाए। तो ये बिहारी का श्रृंगार रस प्रधान एक दोहा है, हो सकता है कई बार पूछ लें। तो ये श्रृंगार रस की कुछ प्रमुखता रही है उस समय। और दूसरी विशेषता थी नक सिख वर्णन। तो नक सिख वर्णन करने में इस काल के जो कवि थे उन्होंने कमाल ही कर दिया, ऐसा कहा जाता है। और आंख तो काम की जीव है, तो इसलिए आंख पर बिहारी और रसखान ने अतुलनीय कविताएं लिखी हैं। कटाक्ष का वर्णन इस काल में बहुत अधिक किया गया है। तो इस समय जो रचनाएं लिखी गई थी, जैसे बिहारी का ये दोहा है कि रस श्रृंगार मंजुन किए, कंजुन भंजुन दैन, और अंजन रंजन हूँ बिना, और खंजन गंजन देन। तो ये बिहारी ने ही इसी जो नक्सिक वर्णन था इसी के आधार पर एक रचना की थी कि उनका अर्थ ये था कि श्रृंगार रस में स्नान किए हुए उस नायिका के नेत्र कमलों को पराजित करने वाले हैं, तथा जो नेत्र कमलों को पराजित करने वाले हैं तथा बिना काजल लगाए हुए भी वे नेत्र खंजन पक्षियों को अपनी स्वाभाविक कालिमा से तिरस्कृत कर देते हैं। और यहाँ पे जो उपमान दर्शाया गया है वो नेत्र से हे दिखाया गया है। तो इस तरह से प्रयोग किया गया था। तो इसमें जो कवि भी थे, अन्य जो कवि रहे हैं वो भी इसमें पीछे नहीं रहे हैं। और कटाक्ष वर्णन तो इस काल में बहुत अधिक हुआ है। और जैसे आरक्त नयन या तीक्ष्ण कटाक्ष या बंकिम अलकावली या कहें दमकते कपोल पर श्यामलता का जो सार्थक करने वाला तिल, तो इस तरह से कुछ उन्होंने प्रयोग किए हैं, अपनी रचनाओं में शब्द प्रयोग किए हैं। तो अगला देखते हैं नायिका भेद वर्णन। ये कुछ विशेषताएं हैं। तीसरे नंबर पर नायिका भेद वर्णन क्या है कि नारी को काम वासना की तृप्ति का साधन मानकर इस काल के कवियों ने नायिका के विविध भेदों और उपभेदों का विस्तार से वर्णन किया है। तो रीतकालीन साहित्य की जो तीसरी जो सबसे प्रमुख विशेषता रही है वो नायिका भेद वर्णन ही रहा है। तो श्रृंगार रस की प्रधानता इसमें थी, और उसके साथ साथ श्रृंगार के आलंबन के रूप में अगर हम कहें तो इस काल में जो काव्य में नायिका के अलग अलग रूपों का चित्रण किया था, और नारी को जो था वो काम वासना की तृप्ति का एक साधन मानकर इन कवियों ने कुछ दर्शाया है, और नायिका के विविध भेदों और उपभेदों का विस्तार के साथ वर्णन किया है। जिसके साथ जैसे जितने प्रकार की नायिकाओं की कल्पना इस काल के कवियों ने की है वो तो अत्यंत दुर्लभ हो जाती है। इतना तो ज्यादा वो जिस प्रकार से उन्होंने वर्णन अधिक कर दिया है, कल्पनाशीलता पर अधिक आधारित थी। तो अगर बिहारी सत्सई में वर्णित जो अविशारिका नायिका का एक उदाहरण देखें तो जो उन्होंने लिखा था कि निश अंधियारी नील पट पहर चली पिय गेह, कहो दुराई क्यों दुरै, और दीप सिखासी देह। तो इसमें हमने देखा था कि उन्होंने जो कृष्ण सारिका नायिका नीले वस्त्र पहनकर अंधेरी रात में संकेत स्थल पर बैठे नायक से मिलने जा रही हैं, और पर उनकी जो अंग कांति है एवं गौर वर्ण की आभा जो है वो छिपाने पर भी नहीं छिपती है। यानी क्या कहा था कि निस अंधियारी नीलपट और पहिर चली पिय गेह, और कहो गुराई क्यों दरे, और दीप सिखासी देह। तो ये बिहारी सत्सई में एक वर्णित है। और अगला देखते हैं अगली क्या विशेषता है, 12 मास एवं 6 ऋतु वर्णन। तो ये वर्णन श्रृंगार रस के उद्दीपन विभाव रूप में ही दिखाई देता है। बिहारी ने ग्रीष्म, पावस, बसंत, शरद आदि ऋतुओं का मनोहर चित्रण किया है, और सेनापति तो अपने प्रकृत चित्रण के लिए विख्यात रहे हैं। तो इनका हम अगर उदाहरण के लिए कोई पंक्तियां देखें तो जिसमें श्रावण मास का एक चित्रण किया गया था, जैसे आई शुद्ध वर की ये में आन खर की, और तू मेरी प्राण प्यारी वह प्रीतम की बतियां, और बीती औद आवन की लाल मन भावन की डग वही बावन की, और सावन की रतियां। तो इस तरह से ये एक जो इस तरह 12 मास या ऋतु का वर्णन किया गया है
इसमें प्रमुखता से किया गया है। तो सभी इस काल की कविताओं में अगर हम कहें तो षठ ऋतु वर्णन बहुत ही उद्दीपन भाव भी इसमें देखने को मिलता है, बहुत अधिक मात्रा में किया गया है। तो सेनापति ने जो अपनी रचनाएं लिखी हैं वो तो प्रकृति चित्रण के लिए वो काफी प्रसिद्ध रहे ही हैं, और बिहारी ने भी इसमें ग्रीष्म, पावस, बसंत आदि सभी ऋतुओं का जो मनोहर चित्रण किया है। तो सेनापति के बारे में अगर देखें तो एक पंक्ति है कि सेनापति उनय नए जलद सावन के, चार्यो दुसान घुमरत भरे तोय के। तो इस तरह से कुछ पंक्तियां अगर हम याद रखें तो हमें ध्यान रहेगा। और इसमें एक और विशेषता थी कला पक्ष की प्रधानता। तो यद्यपि इस काल में अनेक कवियों ने रस विवेचन और विशेषकर श्रृंगार रस को अपनाते हुए अनेक ग्रंथों की रचना की, फिर भी काव्य की आत्मा के रूप में रस को इस युग में प्रमुख स्थान दिया है। तो इस काल में जो भी रचनाएं लिखी गई थी उसमें कविताओं में भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष की प्रधानता दिखाई देती है। तो इसमें फिर जो काव्य है उसमें आत्मा के रूप में रस को अधिक स्थान दिया गया है, प्रमुख स्थान दिया गया है। तो प्रमुख स्थान वैसे इतना अधिक नहीं भी दिया गया है ज़्यादा। जो अगर हम कुछ पंक्तियों को भी देखें तो इस काल के जो अधिकांश कवि जो रहे हैं वो अलंकारवादी कवि थे। उन्होंने काव्य में अलंकारों को ही प्रमुख स्थान दिया है, और जो इस काल में भाव व्यंजना की नहीं बल्कि उक्त व्यक्तिचित्र कहें या फिर कलात्मकता की ही प्रधानता रही है। कलात्मक भाव से जो रचनाएं लिखी गई थी, जो अपनी कल्पनाशीलता पर आधारित कहें तो वो ज़्यादा सटीक होगा। और भक्ति और नीति संबंधी सूक्तियाँ, तो इसमें जो रचनाएं लिखी गई थी रीतकालीन कवियों ने भक्ति एवं नीति संबंधी सूक्तियाँ सर्वत्र दिखाई देती हैं, पर इन पर भक्ति संबंधी सूक्तियों के आधार पर रीत काल के कवि को भक्तों की परंपरा में स्थान नहीं दिया जा सकता है। जैसे जो रीतकालीन कवियों में भक्ति और नीति की से संबंधित जो सूक्तियां हमेशा दिखाई दे रही हैं, पर इनमें भक्ति संबंधी सूक्तियों के आधार पर हम इसको रीतकाल के कवियों को भक्त की परंपरा में नहीं रख सकते, उनको स्थान नहीं दे सकते। ये नहीं कह सकते कि वो भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति की भले ही इसमें रचनाएं मिली हों, लेकिन और इन नीति और भक्ति के संबंधित जो भी उक्तियां हैं इन कवियों की जो विविध जानकारी का पता इससे हमें चलता है। बाकी जैसे वृंद सतसई का एक दोहा देखें तो उसमें नीति परक है और रचना कौशल के कारण बिहारी के समकक्ष माना जा सकता है। जैसे भले बुरे सब एक सम, जौं लो बोलत नाही, और जान परत है काग पिक, ऋतु बसंत के माही। तो इस तरह से हमें पता चलता है भक्ति और नीति संबंधी सूक्तियां जो इस काल में भी की गई थी, परंतु हम उन जो भक्ति संबंधी रचनाएं थी उन्हें हम ये नहीं कह सकते जो कवि हैं उन्होंने अगर रचना भक्ति से संबंधित लिखी है तो ये भक्ति काल के हैं। हमें उन्हें रीत काल में ही देखना होगा, क्योंकि अगर उनकी रचनाओं में वो बहुलता मिलती है। और अगली विशेषता है राजाश्रितता। तो जो इस समय के जो कवि थे वो अपने राजाओं पर आश्रित थे, और राजाओं और दरबारियों के मनोरंजन हेतु वे अपनी अधिक रचनाएं लिखते थे, और आश्रयदाताओं की कहें तो प्रशंसा बहुत अधिक करते थे। जैसे जो आदिकाल हमने जब पढ़ा था उस वीर गाथा काल, जो उसमें बहुत विशेष अपने राजाओं की विशेषता करना, उस अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते थे, उसी प्रकार इसमें भी कुछ कुछ उसी तरह से करते थे कि अपने जिन राजाओं के दरबारी थे, ये राजाओं के दरबार में रहते थे तो उनकी प्रशंसा करते थे, और साथ में उनकी विलास वृत्ति को उत्तेजित करने के लिए भी काव्य रचनाएं करते थे। तो इस काल का जो कवि था वो राधा और कृष्ण के माध्यम से अपने जो आश्रयदाता थे उनको रिझाना चाहते थे। यदि उनके जो आश्रयदाता या रसिक नहीं रिझे तो वो ये संतोष कर लेता था कि चलो राधा और कृष्ण की शुभरन तो हो ही गया। मतलब वो ये सोचते थे कि हमने जो रचनाएं लिखी हैं वो राधा और कृष्ण को माध्यम बना के अपनी रचनाएं लिखते थे। तो वो ये कहते थे कि अगर आश्रयदाता खुश हो गए, प्रसन्न हो गए तो अच्छी बात है, और नहीं हुए तो भी इस अपनी रचनाओं के माध्यम से वो संतोष कर लेते थे कि चलो हमने राधा कृष्ण का सुमिरन तो कर ही लिया। जैसे काल के सुकवि जो रीझे हैं तो कविताई, और ना तो राधिका का नहाई, सुमिरन को बहानो है। तो इस तरह से कहा गया है कि चलो रीझ गए तो सही है, नहीं है रीझे तो भाई भगवान का हमने
ध्यान कर लिया। तो नीति संबंधी जो इसमें सूक्तियां इस काल के शतक ग्रंथों में हमें मिल जाती हैं, और लेकिन उन उक्तियों के लिए जीवन के जो व्यवहारिक ज्ञान की आवश्यकता होती है वो इस युग में एक विलासतापूर्ण प्रवृत्ति वाले कवि के पास नहीं थी। तो व्यवहारिक ज्ञान जो था वो विलासोन्मुख प्रवृत्ति के जो कवि रहे हैं उनके अंतर्गत उनके अंदर नहीं मिलता है, जो उन्हें व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए था। तो इस काल का कवि अपने स्वादपूर्ण उक्तियों से अपने काव्य को भरना चाहते थे। जैसे कि बिहारी ने लिखा है कि करी बिहारी शत सई भरी अनेक सवाद। तो इस तरह से वो कहते थे कि अपने अनुसार वो रचनाएं लिखते थे, अपने राजाओं के अनुसार रचनाएं लिखते थे। उनकी कोई एक विशेष धारणा नहीं थी, विशेष उनका कोई मोटिव नहीं था। और अगला देखें, रीत निरूपण। तो रीत काल में रीत तत्व का निरूपण प्रमुखता से हुआ ही है और इसीलिए इसका नाम रीत काल रखा गया है। तो परिणामतः काव्यांगों के लक्षण और उदाहरण देते हुए सैकड़ों रीत ग्रंथ रीत काल में लिखे गए, और सामान्य पाठकों को काव्य शास्त्र की जानकारी कराना तथा काव्य शास्त्र की मर्मज्ञता का प्रदर्शन करना ही इन रीत ग्रंथों का उद्देश्य था। नीलम जी गुड इवनिंग। तो इनका मर्मज्ञता से प्रदर्शन करना ही इन रीत ग्रंथों का उद्देश्य रहा है। तो वैसे ही रीत तत्व का निरूपण इसमें प्रमुखता से हुआ है और इसीलिए हम इसको रीत काल इसको नाम दिया गया था। और इसमें कुछ रचनाएं हैं जिनको हम देख के उससे समझ सकते हैं। तो चलिए मैं ऐसे ही बता दे रही हूँ, इसमें तो नहीं है। जैसे इसकी जो रचनाएं थी कुछ प्रमुख रीत ग्रंथ, तो केशव ने जैसे कवि प्रिया रसिक प्रिया लिखा है, भिखारी दास का काव्य निर्णय, या जसवंत सिंह का भाषा भूषण, या मतिराम का ललित ललाम, या पद्माकर की बात करें, या फिर चिंतामणि की रचना है जो कविकुल कल्पतरु, या गोप की रामचंद्रावरण, या देव की रस विलास और भाव विलास। ये सभी रचनाएं जो हैं रीत निरूपण से संबंधित हैं। और इन रीत ग्रंथों द्वारा काव्य शास्त्र के क्षेत्र में कोई नई नवीन या मौलिक उपलब्धि अर्जित नहीं की गई थी, बल्कि ये जो हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर ही रचना करने वाले इन जो सैकड़ों कवि थे, उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन्हें जो मानते हैं वो कहते हैं कि ये सिर्फ कवि थे, मात्र कवि थे, लेकिन इन्हें हम आचार्य नहीं मान सकते हैं। इन्होंने कोई मौलिक रचना नहीं लिखी है, ट्रांसलेट वगैरह किया है। तो उद्दीपन रूप में प्रकृति चित्रण अगली जो विशेषता रही है। तो रीत काल में प्रकृति का स्वतंत्र रूप से चित्रण नहीं मिलता है और सेनापति आदि कवियों की कविता अपवाद स्वरूप ही मानी जाती है। अधिकांश कवि प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण करते रहे हैं। तो इसमें जो रीत काल में प्रकृति का स्वतंत्र रूप से चित्रण नहीं मिलता हमें, जो सेनापति जैसे कवि है उन्होंने उनकी कविता अगर हम कहें तो अपवाद के रूप में उनको हम मान सकते हैं, क्योंकि सेनापति ने तो काफ़ी कुछ लिखा ही है। तो वो तो प्रकृति चित्रण के लिए ही विख्यात थे, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था। तो वो एक अपवाद स्वरूप माने जा सकते हैं, लेकिन और जो थे उन्होंने स्वतंत्र रूप से चित्रण नहीं मिलता है उनकी रचनाओं में। जो अधिकांश जो कवि थे उन्होंने प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण किया है, जैसे चाहे बिहारी की बात करें या केशव की या मतिराम की। तो इन सभी ने कवियों ने काव्य ग्रंथों में प्रकृति केवल एक मानव भावनाओं के सहचारी के रूप में दर्शाने के लिए की है और सहचारी के रूप में प्रकट की है, इस तरह से हम समझ सकते हैं। और उसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व वहां नहीं था, दिखाई देता था। तो एक हम इससे संबंधित बिहारी का एक दोहा ले सकते हैं, जैसे कि पावस ऋतु, क्या शोर हो रहा है, माफ कीजिए। चले तो इसमें हम एक बिहारी का दोहा समझ सकते हैं। पावस ऋतु अंधियार में रहो भेद नहीं आन, और रात धौस जानियो परत लख चकई चकबान। तो इस तरह से कुछ एक दोहा लिखा था जो इन्होंने प्रकृति चित्रण से संबंधित। और इसमें हम कहीं भी स्वतंत्र रूप से प्रकृति का नहीं देखते, प्रदर्शन नहीं किया है। जैसे इसका अर्थ क्या हुआ कि वर्षा ऋतु में दिन और रात का जो भेद है वो अंधकार से नहीं जाना जा सकता, क्योंकि बादलों के कारण दिन में रात जैसा अंधियारा छा गया है। और रात और दिन का भेद चकवा चकवी को देखकर ही जाना जा सकता है। यदि वे अलग हैं तो रात है, और मिले हुए हैं तो दिन है, क्योंकि वे रात में एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं।
तो ये ऐसा कहा गया है। एक बार फिर मैं, जो बैकग्राउंड में शोर हो गया तो चलो मैं एक बार फिर से दोहा बता दे रही हूँ। पावस ऋतु अंधियार में रहो भेद नहीं आन, और रात दिवस जान्यो परत लख चकई चकबान। यानी वर्षा ऋतु में दिन और रात का भेद अंधकार से नहीं किया जा सकता। तो क्योंकि इनमें वर्षा बादलों के कारण दिन में रात जैसा अंधेरा छा जाता है, और रात और दिन का भेद चकवा चकवी को देखकर ही जाना जा सकता है। तो इस तरह से उस समय का हम बस इतना समझ सकते हैं, उद्दीपन रूप में प्रकृति चित्रण किया गया था, कोई मौलिक रूप में नहीं, कुछ विशेषता जो एक उसको आधार बनाकर नहीं किया गया था। और ब्रज भाषा की प्रधानता, तो ब्रज भाषा जो रही है वो संपूर्ण रीतकालीन साहित्य की प्रमुख भाषा रही है, और ब्रज भाषा के प्रयोग में इस युग के कवि ने विशेष सतर्कता और जागरूकता से काम लिया है। तो इस युग में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाली भाषा जो थी वो ब्रज भाषा ही रही है। तो भारतीय साहित्य में अगर हम मधुरता और कोमलता की जैसे देखें तो ब्रज भाषा का सब बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और इस युग में जो भाषा के संबंध में डॉक्टर नगीन ने कुछ लिखा भी है कि भाषा के प्रयोग में जिन कवियों ने एक खास नाजुक मिजाजी बरती है, इनके काव्य में किसी भी ऐसे शब्द की गुंजाइश नहीं है जिसमें माधुर्य नहीं हो, और जो माधुर्य गुण के अनुकूल ना हो। अक्षरों के गुंफन में इन्होंने किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं की है, और शरीर के रेशमी तारों में इनके शब्द माणिक्य मोती की तरह गुंथे हुए हैं। ये ऐसा डॉक्टर नगीन ने लिखा है ब्रज भाषा की, जो उन्होंने महत्व दर्शाते हुए भाषा का जो महत्व दर्शाया है उन्होंने उस वहाँ पे भाषा के प्रयोग का, कि इसमें इस युग में कवियों ने भाषा के प्रयोग में बहुत ही खास नाजुक मिजाजी बरती है। तो ये उनकी पंक्ति का पहली लाइन है जो ध्यान रखें। और अगली विशेषता है नारी का विलासात्मक चित्रण। तो रीतकालीन कवियों ने नारी के विलासात्मक चित्रों द्वारा अपने आश्रयदाताओं का मनोरंजन करते रहे हैं, और इन कवियों ने नारी को विलास या खिलवाड़ की वस्तु मानकर अंकन किया है। तो उस समय जो कवि हुए हैं तो उनकी नारी भावना का अगर हम परिचय देखना चाहें तो एक दोहा के माध्यम से देख सकते हैं। कुछ पंक्ति हैं। कौन गने पुरवन नगर, कौन गने पुरवन नगर, और कामिनी एक रीत, और देखत हरे विवेक को चित्त हरे कर प्रीति। अर्थात कि नारी अपने सौंदर्य से पुरुष के विवेक का हरण कर लेती है और प्रेम से उसके चित्त का भी। तो ऐसा कहा गया था उसमें। और नारी की जो अन्य श्रद्धामय या त्यागमय रूपों का, जैसे कहीं गृहिणी की बात करें या जननी या देवी या भगनी की, इन सभी का कवि ने परिचय दिया ही नहीं है इस समय। तो उस समय के जो कवि थे वो नारी के शारीरिक सौंदर्य के ही प्रेमी थे, और इस प्रकार के जो कवि रहे हैं उन्होंने नारी के सामाजिक जीवन का महत्व इसमें अपने रचनाओं में नहीं दर्शा पाया है। एक कहें तो नारी को एक विलासतापूर्ण चित्रण ही किया है या फिर खिलवाड़ की वस्तु माना है। तो बस ये मनोरंजन के लिए, अपने जो राजा रहते थे तो उनके मनोरंजन के लिए उन्होंने बस अपने रचनाएं लिखी थी। उन्होंने उससे मतलब नहीं था कि जो वास्तविक जो सामाजिक रूप से स्त्री का क्या महत्व है उस सबको नहीं दर्शाया था। और बहुमुखी साहित्य का सृजन, तो इस काल में ज्ञानार्जन के लिए बहुमुखी साहित्य की रचना हुई है, और ज्योतिष, काम शास्त्र, राजनीति शास्त्र या संगीत आदि विषयों पर विविध पुस्तकें लिखी गई हैं। तो इसमें अनेक प्रकार की रचनाएं लिखी हैं, बहुमुखी साहित्य की रचना हुई है, जैसे संगीत से संबंधित कहें या पाक शास्त्र से संबंधित, और या फिर काम शास्त्र या राजनीति शास्त्र, सभी से संबंधित इसमें पुस्तकें लिखी गई थी। जो इन सभी को जो ज्ञान संग्रह के रूप में इस काल के कवियों ने सेम उसी प्रकार से यथातथ वर्णन कर दिया है कहीं कहीं। और बिहारी सतसई में ज्ञान का पूरा भंडार ही सुरक्षित है, जैसे सभी को पता होगा। और रीतकालीन कवियों ने अपनी इसी विशेषता का प्रदर्शन अपने काव्य में किया है। और अगला देखते हैं मुक्तक काव्य की प्रधानता। तो राज दरबार में आश्रय मिलने के कारण इस काल के कवियों को मुक्तक छंद ही अपने आश्रयदाताओं की चिरवृत्ति को संतुष्ट करने में अधिक सफलता मिल सकती थी। मतलब अपने जो कवि थे वो अपने राज दरबार में राजाओं को जो रचनाएं लिखते थे वो मुक्तक छंद सुनाकर ही करते थे, और इसलिए प्रबंध काव्य की रचना इस युग में नहीं हो सकी है, और मुक्तक काव्य का भी गीत काव्य के रूप में विकास नहीं हो सका है।
तो जो रीत काल के कवि हैं उनका ध्यान जीवन के अलग अलग अंगों को आत्मसात करने वाली प्रबंध रचना की ओर गया ही नहीं। उन्होंने बस जो रचनाएं लिखी, तो जो प्रबंध काव्य की जो रचना थी वो इस युग में लिखी नहीं जा सकी। वो केवल अपने आश्रयदाताओं की जो रुचि रहती थी उसके अनुसार कविता लिख देते थे। और जो इसलिए जो अगर हम कहें तो गीत काव्य का अभाव मिलता है, इसमें भावानुभूति की भी अभाव मिलता है। दोहे जैसे छोटे छोटे दोहे की तरह जैसे छोटे छंद थे, इन्होंने भावों का सागर भरकर भाषा की समास शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का अद्भुत परिचय इसमें दिया है। बाकी हम बिहारी सतसई मुक्तक काव्य की ही विशेष रचना है, काव्य ग्रंथ है बिल्कुल। तो उसकी प्रशंसा करते हुए कहा गया था कि सतसैया के दोहरे ज्यो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर गंभीर। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है। तो अगला देखते हैं। अब विशेषताएं काफी हो गई, अब बात करते हैं रीत काल की परिस्थितियां। उस समय किस प्रकार की परिस्थितियां थी समाज में, और किस राजनीतिक परिस्थितियां, सामाजिक या फिर धार्मिक परिस्थितियां या फिर साहित्यिक परिस्थितियां किस प्रकार से रही हैं। जो रीत काल का समय सीमा है 1700 विक्रमी से 1900 विक्रमी तक, तो उसमें जो ये 200 साल का दीर्घ काल है उसमें किस प्रकार की प्रवृत्तियां थी, जो परिस्थितियां थी, उनको डिस्कस करते हैं। जल्दी डिस्कस करते हैं, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा क्योंकि आज हमें 3 टॉपिक डिस्कस करने हैं आज। तो राजनीतिकालीन परिस्थितियां, तो राजनीतिक परिस्थितियां जो थी, तो देश में मुस्लिम साम्राज्य पूरी तरह स्थापित हो चुका था और मुगल साम्राज्य का चरम उत्कर्ष और फिर पतन भी इसी काल में प्रारंभ हुआ। तो शाहजहां के शासनकाल में राज दरबारों की भव्यता अलंकरण चरम पर था और शहंशाह के उपरांत औरंगजेब शासक बना जो अपनी धर्मांधता के लिए कुख्यात था और साहित्य, संगीत और कला से उसे कोई लगाव ही नहीं था। तो ये एक जो उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां थी उनके बारे में है कि देश में जो उस समय जो मुस्लिम साम्राज्य था वो पूरी तरह से स्थापित हो चुका था और मुगल साम्राज्य उसी समय पर जो ये 1700 से 1900 विक्रमी तक का समय है, इसी में चरम उत्कर्ष पर पहुंचा और उसके बाद पतन भी इसी काल में ही प्रारंभ हो गया था। जैसे ताजमहल की बात करें या फिर मयूर सिंहासन का निर्माण, ये सभी इसी काल में हुए थे। और मुगलों का जो शासन था वो दक्षिण में बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा तक फैला हुआ था। तो इस तरह से जो शाहजहां के बाद उनका जो पुत्र था औरंगजेब शासक बना था, तो वो तो बिल्कुल फेमस ही था अपनी जो कट्टरपंथी के लिए, वो बहुत ही कट्टर था। तो उसको कोई मतलब नहीं था, ना साहित्य से ना कला से उसे कोई लगाव ही नहीं था। उसने बहुत से युद्ध लड़े, मुगल सत्ता का विस्तार किया, लेकिन उसके जो उत्तराधिकारी को हुए वो बहुत ही कमजोर थे और विलासी थे। तो इसलिए उसके बाद पतन हो गया और दक्षिण में मराठों ने अपना एक स्वतंत्र राज्य बना ही लिया था उसके बाद। और बाद में नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण करके मुगल साम्राज्य को बिल्कुल समाप्त कर दिया था और शासन व्यवस्था बिल्कुल कमजोर होती चली गई थी। तो उस समय की जो राजनीतिक परिस्थिति थी वो इस प्रकार से थी। और अगर बात करें सामाजिक परिस्थितियों की, तो रीत काल में समाज विश्रृंखलित हो गया था और राजा विलासी थे, अतः प्रजा भी नैतिक नियमों के पालन पर बल नहीं देती थी और सामंतशाही के दोष सर्वत्र व्याप्त थे और उच्च नैतिक मूल्यों का हास्य हो चुका था। तो उस समय जो सामंतशाही के दोष जो थे, यानी जो सामान्य जनता कष्टों और कठिनाइयों से ही घिरी हुई थी और सभी जो सामंत थे वो सुरा और सुंदरी में व्यस्त रहते थे और मनोरंजन के लिए घटिया साधन जो थे उनको विकसित किया जाता था और राजकाज जो थे उनमें वैश्याओं का दखल बढ़ गया था और धनी सामंत जो थे उन्होंने वो जनता पर अपने मनमाने अत्याचार करते थे। और मुख्य रूप से जो जनता जो थी वो बिल्कुल अशिक्षित थी। उस समय बाल विवाह और सती प्रथा भी काफी प्रचलित रहे हैं। उसकी सामाजिक परिस्थितियों की में ये सब थी कि सती प्रथा प्रचलित थी, बाल विवाह प्रचलित था। तो और जो समाज में बहु विवाह की प्रथा जो थी वो भी बहुत एक अशांति का कारण रही। तो एक तरह से बात करें तो सामाजिक परिस्थिति भी काफी अशांतिपूर्ण थी। तो सामान्य जनता तो जो कवि जो हुए हैं जो उच्च नैतिक मूल्यों का बिल्कुल हास्य हो चुका था, तो कवि और कलाकार की अगर बात करें तो वो सिर्फ आश्रयदाता की प्रशंसा में ही लगे रहते थे। उनको कोई मतलब नहीं था कि जो सामान्य जनता है
उनका क्या हाल हो रहा है, उनसे कोई सरोकार रहा ही नहीं था। तो एक तरह से कहें बिल्कुल सिर्फ आश्रयदाताओं की प्रशंसा में ही लगे रहने, आश्रयदाताओं को खुश करने के लिए ये रचनाएं लिखी जाती थी। तो अगर राजकाज में वेश्याओं का दखल बढ़ रहा था, या फिर जो कहें सामंतशाही के दोष जो थे वो भी काफी व्याप्त हो रहे थे और राजा भी विलासी थे, तो इसलिए किसी ने भी नैतिक मूल्यों पर ध्यान दिया ही नहीं। जैसा भक्ति काल में रहा है उस तरह का इसमें नहीं था। और धार्मिक परिस्थितियों की बात करें तो अकबर के काल में हिंदू जनता में जो सद्भाव बढ़ा था वो इस काल में औरंगजेब जैसे कट्टर एवं धर्मांध शासक के कारण नष्ट हो गया था। और हिंदी क्षेत्र में वैष्णव संप्रदायों का बोलबाला था, किंतु महंत एवं पीठाधीश राजाओं को गुरु दीक्षा देकर भौतिक सुविधाएं पाने को प्रमुखता दे रहे थे। तो राधा कृष्ण के जो श्रृंगार लीलाओं को भक्ति समझा जा रहा था कि उनसे संबंधित जो रचनाएं लिख दी यही भक्ति हो गई। तो जो मैंने जैसे अभी बात की है तो उसमें वो क्या करते थे कि उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी राधा कृष्ण को माध्यम बनाकर, और अगर राजा प्रसन्न हो गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं प्रसन्न हुए तो उन्होंने समझा चलो ये भक्ति तो हो ही गई हमारी। तो इस तरह से वो ऐसा सोच लेते थे। और जो बाह्य आडंबर जो थे वो भी काफी बढ़ गए थे, और धर्म का जो वास्तविक लक्षण था उसकी ओर जनता का बिल्कुल ध्यान था ही नहीं। तो लोग जो थे वो केवल अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए मंदिर जाते थे, मठों पे जाते थे और मजारों पर तो चले जाते थे, और मंदिर और मठों में धर्म के नाम पर विलास क्रीड़ाएं होने लगी थी। तो इस तरह से धर्म की आड़ में काफी जो कामुकता एवं जो कहें कामुकता का काफी बोलबाला बढ़ गया था, और सभी जगह नैतिक मूल्य में बिल्कुल पूरी तरह से गिरावट आ गई थी। तो ये हर तरह से ये जो रीतकाल जो था बहुत ही एक कहें एक उलझा हुआ काल कह सकते हैं, एक समाज के लिए एक बहुत ही बुरा काल कह सकते हैं। और साहित्यिक परिस्थितियों की बात करें तो साहित्य और कला की पर्याप्त प्रगति इस काल में हुई, किंतु श्रृंगार प्रधान साहित्य अधिक लिखा गया। और राज दरबारों में प्रश्रय पाए हुए वे कवि लक्षण ग्रंथ लिखकर अपनी विद्वता दिखा रहे थे, और रीत काल में अनेक कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में काव्य रचनाएं की। तो रीत काल में जो रचनाएं थी हम कई बार अभी बात कर चुके हैं, तो केवल आश्रयदाताओं को ध्यान में रखकर रचनाएं लिखी गई थी, लेकिन उसमें श्रृंगार प्रधान साहित्य ही था, या उसमें नक्शिक वर्णन किया जा रहा था, उसमें नायिका भेद वर्णन था। सो इस तरह से उन्होंने जो कवि थे वो लक्षण ग्रंथ लिखकर अपनी विद्वानता दिखा रहे थे, और कविता जो थी वो उच्च वर्ग के मनोरंजन का एक साधन कह सकते हैं बन गई थी, और जो विलास के कीचड़ में कहें तो फंस गई थी बिल्कुल एकदम। उस समय रचनाएं लिखने का एक बस यही उद्देश्य रह गया था, विलासतापूर्ण जो रचनाएं लिखी जा रही थी। और काव्य भाषा के रूप में जो ब्रज भाषा तो काफी प्रतिष्ठा उसको मिली गई थी, और ब्रज क्षेत्र के बाहर भी बाहर के जो कवि थे वो भी इसी भाषा का प्रयोग कर रहे थे। तो ये कुछ उस समय की साहित्यिक परिस्थितियां थी। और मुगल शासकों की वैसे तो राजभाषा फारसी थी, जिसमें अलंकरण की प्रधानता थी, और जहाँ शहंशाह को कशीदे यानी कशीदे कहते हैं, जहाँ प्रशंसा परक जो गीत होते थे उनको सुनना अच्छा लगता था। तो इस तरह से जो रामचंद्र शुक्ल जी ने भी इस रीत काल के बारे में कुछ लिखा है, तो उसको और डिस्कस कर लेते हैं। तो रीत काल के कवियों ने तो मानो राजा महाराजाओं की काम वासना उत्तेजित करने के लिए ही काव्य सृजन किया है। एक प्रकार के कविराज तो रईसों के मुख से मकर ध्वज झोंकते हैं, और दूसरे प्रकार के कविराज कान में मकर ध्वज रस की पिचकारी देते हैं। तो इस तरह से उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है इस समय के बारे में। क्योंकि रीतकाल के कवि आचार्य बनने की जो दौड़ थी उसमें लक्षण ग्रंथों की रचना कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे थे, तो इसलिए उन्होंने ऐसा कथन कहा था। और रीतकाल की कविता जो एक तरह से हम शॉर्ट में अगर डिस्कस करें तो कविता वासना में डूबी हुई थी, और नायिका के हाव भाव का ही उसमें चित्रण किया जाता था, और इसी को कवि अपनी सार्थकता समझ लेते थे। उनको कवियों ने समाज के प्रति अपना कोई कर्तव्य जो था उसको उन्होंने कभी समझा ही नहीं। तो ये तो थी कुछ परिस्थितियों से संबंधित, जो रीत काल से संबंधित जो परिस्थितियां रही हैं उनसे संबंधित बात। और अब हम बात करेंगे रीत काल के आचार्यों का आचार्यत्व। तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं आज, क्योंकि एक मोटिव ये है कि मेरा कि 2 दिन में ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाए, सिलेबस थोड़ा स्पीड से चले। तो
संस्कृत के उत्तरकालीन ग्रंथों में निर्धारित आचार्यों की श्रेणियां, तो उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। उद्भावक आचार्य या व्याख्याता आचार्य और कवि शिक्षक आचार्य। तो इस प्रकार से 3 प्रकार से इन्हें बांटा गया है संस्कृत के जो उत्तरकालीन ग्रंथों में के आधार पर। तो देख लेते हैं उद्वादक आचार्य। उद्वादक आचार्य कौन से हैं? भावक आचार्य। तो इसके अंतर्गत उन विद्वानों को रखा गया जिन्होंने किसी सिद्धांत की उद्भावक या उद्भावना की और उसकी विवेचना की है। तो जैसे आचार्य बामन हुए या आचार्य अभिनव गुप्त, तो इसके अंतर्गत सिर्फ उन्हीं विद्वानों को रखा गया जिन्होंने अपने किसी नए सिद्धांत की उद्भावना की है और विवेचना की है। और दूसरे हैं व्याख्याता आचार्य। तो इसके अंतर्गत नवीन सिद्धांतों का अनुसंधान न करने वाले थे, बल्कि पूर्व निर्धारित सिद्धांतों का खंडन मंडन और उसकी विशद व्याख्या के उद्देश्य से संचालित थे। तो इसमें जो थे वो जो पहले से निर्धारित जो उद्भावक आचार्य थे, उन्होंने जो कुछ सिद्धांत बनाए थे, विवेचना नई की थी, तो उनकी जो आलोचना एक तरह से कह सकते हैं या उनके सिद्धांतों का खंडन मंडन इसमें जो व्याख्याता आचार्य द्वारा किया गया। तो उसमें जिन्होंने ऐसा किया है उनको व्याख्याता आचार्य कहा गया। तो जैसे आचार्य मम्मट हो गए या पंडित विश्वनाथ या पंडित जगन्नाथ, तो ये सभी व्याख्याता आचार्य के अंतर्गत आएंगे। और तीसरे हैं कवि शिक्षक आचार्य। तो ये ना तो सिद्धांत के उद्भावक व विवेचना से संबंधित थे और ना ही उसके विकास से, बल्कि सिद्धांतों को जन सामान्य एवं नए आचार्यों के लिए सहज व साध्य बनाने के लिए प्रस्तुत थे। तो ये जो थे ये ना तो सिद्धांत का कोई उद्भावक थे, ना ही विवेचना कर रहे थे और ना ही उसका विकास कर रहे थे, बल्कि इनका एक जो उद्देश्य था वो जन सामान्य के लिए, नए आचार्यों के लिए सहज व साध्य बनाने के लिए प्रस्तुत कर रहे थे जो सिद्धांत थे उनको। तो इनमें जयदेव होंगे, अप्पय दीक्षित होंगे और भानुदास मिश्र आएंगे। ये तीनों इनके अंतर्गत आएंगे। और देखते हैं रीतकालीन कवि और ग्रंथकार जो आचार्य कहा जाए, तो इसके बारे में कुछ विवाद तो नहीं कहेंगे, बिल्कुल इसी ही हमें डिस्कस मुख्यतः करना है कि रीतकालीन कवि जो थे वो आचार्य थे या नहीं थे। तो रीतकालीन कवि एवं ग्रंथकार दरबारी आवश्यकताओं के अनुरूप ही कवि कर्म से जुड़े हुए थे। तो इन्हें आचार्य कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि इन्होंने किसी मौलिक सिद्धांत की विवेचना नहीं की थी और न ही सिद्धांत का खंडन मंडन किया था। तो आचार्य का जो अर्थ होता है वो उद्भावना अथवा विवेचना करने वाला होता। तो ऐसा कुछ तो रीतकालीन जो कवि थे उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, वो बस अपने दरबारी जो राजा होते थे उनकी प्रशंसा के लिए रचनाएं करते थे। तो उन्होंने किसी नए मौलिक सिद्धांत की जो उद्भावना नहीं की है, ना ही उन्होंने कुछ इनका खंडन मंडन किया है। तो इस तरह से इनको आचार्य के उसमें नहीं देखा जा सकता, तो इसलिए इन्हें आचार्य नहीं कहा जा सकता। और रीतकालीन आश्रयदाताओं का उद्देश्य मनोविनोद का था, ना कि काव्य शास्त्र के विकास का। तो उनका बस मनोरंजन करना था, मन को, राजाओं के मन का उनको मनोरंजन के लिए उन्होंने जो रचनाएं अपनी लिखी हैं, उन्होंने कोई काव्य शास्त्र से संबंध नहीं था। तो ये कविता को काव्य शास्त्रीय ढंग से मात्र सुनना और उससे मनोरंजन प्राप्त करना चाहते थे। तो यही कारण था कि रीतकालीन रचनाकारों ने अपने मुक्तकों के सहारे इनकी कामोत्तेजना को और उद्दीपित किया और धन अर्जित किया। तो इस तरह से हम इनको नहीं कह सकते कि ये आचार्य की श्रेणी में बिल्कुल नहीं आ सकते हैं, क्योंकि रीतकालीन आचार्य कर्म का बहुत निर्वाह हुआ है। इसमें रीतकाल में आचार्य कर्म का बहुत ही निर्वाह हुआ है और रीतकालीन कवियों ने लक्षण ग्रंथ लिखकर काव्यांगों का निरूपण किया है। तो इसमें अगर हम कहें तो निसंदेह राजाश्रय पारंपरिक प्रतियोगिताओं की भावना रही है और जो आश्रयदाता की प्रशंसा करने की प्रवृत्ति मूल कारण थी। तो इसमें लक्षण ग्रंथ उन्होंने लिखे थे, इन्हीं कारणों से लिखे थे। तो इन्होंने कोई मौलिक रचना ना लिख के सिर्फ उन्होंने काव्य शास्त्रीय ढंग से सुनाने के लिए इन्होंने इसका प्रयोग किया था। तो इससे संबंधित कुछ कथन देख लेते हैं। तो जो डॉक्टर बच्चन हैं उन्होंने लिखा है कि इन्हें आचार्यत्व और कवित्व दोनों ही श्रेणियों से उत्कृष्ट इनकी रचनाएं नहीं मानी जा सकती, क्योंकि इन्होंने कहा कि आचार्य तत्व के मोह ने इन्हें निसर्ग सिद्ध कवियों की कविताओं के पांव में
लौह श्रृंखला का कार्य किया है। तो ये जो कवि रहे हैं, रचना कर रहे हैं, इन्होंने आचार्य बनने की एक मोह में इन्होंने जिन रचनाओं के जो रचनाएं लिखी हैं वो उनकी कविताएं जो थी वो उनके पैरों में लौह श्रृंखला का उन्होंने कार्य किया। दूसरी ओर जो डॉक्टर नगेंद्र थे उन्होंने भी कहा है कि इनके सरस उदाहरण और कविता रचना को ही आचार्यत्व को प्रभावी करने वाले कारणों के रूप में देखते हैं। ये ऐसा डॉक्टर नगेंद्र देखते हैं। तो आचार्य शुक्ल की भी बारे में हम पहले भी डिस्कस कर सकते हैं। तो उन्होंने तो आचार्य ने माना ही नहीं है। विजय जी नमस्कार। तो इसमें उन्होंने, क्योंकि इन्होंने भाव पर आधारित रचनाएं लिखी नहीं थी, उन्होंने जो बस कल्पनाशीलता पर आधारित रचनाएं लिखी थी जो कि एक आचार्य होने के लिए एक संबंधित जो उससे पूर्ण नहीं है। और आचार्य द्विवेदी जी ने कहा है कि इन रचनाकारों के वर्ग को निर्धारित करते हुए इन्हें उत्तरकालीन संस्कृत साहित्य की सामग्री से ही प्रेरित माना है। ये उचित है कि रीत रचनाकार ग्रंथकार जो हुए हैं मौलिक उद्भाषक नहीं थे, परंतु इनके आचार्यत्व को कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण माना जा सकता है, कुछ के लिए। तो इस तरह से इन्होंने कहा था। बाकी अगर रामचंद्र शुक्ल जी का पूछा जाए तो उन्होंने बिल्कुल नकारा है कि इन्हें आचार्य नहीं कहा जा सकता। तो ये था हमारा आज का वीडियो रीत काल की प्रवृत्तियों से संबंधित, रीत काल की विशेषताओं से संबंधित और जो रीतकालीन जो कवि हुए हैं उनके आचार्यत्व से संबंधित। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमसे जुड़ने के लिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी अगर आपको दोबारा इस रिलेटेड वीडियो को देखना हो, जिस भी टॉपिक से, सभी वीडियो में आपको वहाँ का लिंक मिल जाएगा। सभी पीडीएफ में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपका कोई सुझाव हो, कोई विचार हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं magicalstudy.email@gmail.com पर। बाकी ये चैनल के लिंक है, ये आपको डिस्क्रिप्शन